इस वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री ग्रेड 11 एनसीपी 2022-23 की सीरीज़ को शुरू करने लगे हैं। इस सिलेबस के अंदर जितने भी एसएलओस हैं ग्रेड 11 पर, उनको हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। और आज हमारा लेक्चर 1 है और ये जो हमारे पास करिकुलम है ये इन तमाम बोर्ड्स में एप्लीकेबल है। आज हम लोग इसके डोमेन बी से शुरू करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसके डोमेन बी के हम लोग आज ये 3 एसएलओस करने वाले हैं। और जो डोमेन ए है उसके अंदर सिर्फ एक ही एसएलओ है और वो रिलेटेड है हिस्ट्री से। साइंस से इतना रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग एट द एंड करेंगे। जब हम लोग इस सीरीज़ के बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तब हम लोग उसको करेंगे, या बीच में कहीं कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग डोमेन बी दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एंड में हम लोग देखेंगे क्या हम लोगों ने इन तीनों एसएलओस को पढ़ लिया है या नहीं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखना है, और ये हम रिकैप ही करेंगे क्योंकि हम पिछली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि एक एटम क्या होता है। तो अगर हम जल्दी से देखें तो हम सबको पता है कि हमारे पास दुनिया की जो भी चीज़ है वो एट दी एंड जिस सबसे छोटी चीज़ में डिवाइड हो सकती है, जिसके जो कि एक सेल्फ चीज़ है, जो सबसे छोटी जगह तक हम पहुंच सकते हैं, दैट इज द एटम। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो एटम्स, तो हमारे पास मैटर के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज कॉल्ड द एटम। तो इस सबसे छोटे यूनिट को हम लोग एटम कहते हैं, और ये भी एक्चुअली में इसके अंदर मजीद छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम लोग एक एटम को देखें तो हमें पता है कि एटम के अंदर हमारे पास बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। वहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन्स, और एक हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन्स। और फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास इर्द गिर्द की स्पेस है इसके अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और हम ऑलरेडी 10th और 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जिस तरह हम पहले पढ़ते आए थे कि ये इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके इर्द गिर्द ये क्वांटम पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, और एक क्लाउड होता है जिसके अंदर ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग तब अभी भी ये हमें बात पता तो है, लेकिन मॉडल हम यही यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो मैं भी उनको इसी तरह से ड्रॉ करूँगा। लेकिन एक्चुअली में हमें पता है कि इसके इर्द गिर्द एक हमारे पास क्लाउड होता है। लेकिन हम फॉर ईज हम लोग इनको डिफाइन करते हैं कि ये इर्द गिर्द ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर, या इनके जो पाथ्स हैं उनके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास ये है एक प्रोटॉन, दिस इज अ प्रोटॉन। ये है हमारे पास एक न्यूट्रॉन, और ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम में से हर किसी को पता है। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं कि ये हमारे पास किस तरह से बिहेव करते हैं और एटम के अंदर कैसे कैसे अपना रोल अदा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके मास की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इनके बारे में जानने वाले हैं, इनको कंपेयर करने वाले हैं जिस चीज़ में, दैट इज द मास। मास के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिलेटिव मास को, यानी किलोग्राम्स के अंदर मास आप याद रखना चाहें तो कर लें, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है रिलेटिव मास को कि एक दूसरे कंपैरिजन में ये कितने हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन को नंबर दे दूं 1 का, ये प्रोटॉन का मेरे पास मास है 1, जाहिर है कोई यूनिट नहीं है, मैं एक रिलेटिव मास सेट कर रहा हूँ। और तो फिर मैं देखता हूँ कि न्यूट्रॉन का भी मेरे पास मास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मेरे पास सेम होता है। हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए इन दोनों का रिलेटिव मास एग्जैक्टली हम लोग सेम ही लेते हैं, दैट इज 1। तो ये है रिलेटिव मास के एक दूसरे कंपैरिजन में ये 1 1 ही है, क्योंकि ये दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से अगर हम टाइम्स के अंदर बात करें तो 1836 टाइम्स छोटा है, जिसको अक्सर 1840 या 1900 राउंड ऑफ करके बता दिया जाता है। लेकिन इतने टाइम्स ये छोटा है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से, ये बहुत ज़्यादा छोटा है कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलरेडी इतने छोटे हैं क्योंकि वो एक एटम के अंदर मौजूद है, ये उनसे इतना ज़्यादा छोटा है। तो रिलेटिव मास के अंदर हमारे पास अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो वो हमारे पास होगा 1/1836, कि 1 को हमने डिवाइड कर दिया है इतने हिस्सों से, तब जाकर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो ऑफकोर्स हमारे पास 0 और 1 के दरमियान पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो आप इनके किलोग्राम्स के अंदर मास भी देख सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक्जैक्टली सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉन के उससे 1836 टाइम्स जो है वो कम होंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हल्का सा उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एटम का कॉन्सेप्ट है। ये तो हो गया मास। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द चार्ज। अब चार्ज क्या है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी, हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की
कि जब हमने एक एटम को देखा तो उसके अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो न्यूट्रॉन है, हमने सबसे पहले देखा कि न्यूट्रॉन तो बिल्कुल एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल से हम क्या कहते हैं कि हमने देखा कि अगर हम लोग दो न्यूट्रॉन्स को साथ ले आते थे तो कुछ भी नहीं होता था। हम एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को साथ ले आते थे, जिसके अंदर मैं पी लिख रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होता था। और अगर हम एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ ले आते थे तब भी कुछ नहीं होता था। दिस मीन्स कि न्यूट्रॉन कोई दूसरों के साथ कोई पंगा नहीं ले रहा, वो बिल्कुल ठीक है अलग से। तो इसको हमने कह दिया कि ये तो न्यूट्रल है। अब हम लोग शायद सोचेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल ही होंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास है न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज हम लोग कहते हैं कि 0 है या फिर वो न्यूट्रल है। जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की, तो हमने बहुत ही एक अजीब चीज़ नोटिस की कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को साथ लाते थे, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द प्रोटॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे। वी डोंट नो हाउ, यानी अब तक हमें ये नहीं पता कैसे। हाँ, इसके भी डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन अभी के लिए जो नॉर्मल फिजिक्स है उसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि ये करते हैं, और इसका हम रीज़न इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते क्यों। बस हमने ये नेचर के अंदर चीज़ देखी है कि ये रिपेल करते हैं। और हमने ये चीज़ देखी कि नहीं, अच्छा सॉरी, जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लाएं तो ये एक्चुअली में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिपेल नहीं करते, दे अट्रैक्ट। तो ये हमने चीज़ देखी कि नेचर के अंदर ये अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को साथ लाएं तो ये रिपेल करते हैं। अब ये अजीब सी बात है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर दूसरे को अट्रैक्ट करने की खासियत नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रोटॉन को साथ लाते थे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते थे। अब इस तरह से चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक साथ जो है वो रिपेल हो रहे हैं। तो हमने इसको सिंपली जो है कोशिश की कि हम लोग एक मॉडल के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकें, और उसके लिए हमने मॉडल यूज़ किया चार्ज का। हमने कहा कि हम इस एक पार्टिकल को एक चार्ज दे देते हैं और दूसरे पार्टिकल को दूसरा चार्ज दे देते हैं। हालांकि असलियत में इनके ऊपर कोई चार्ज, इस तरह से कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ये हमने खुद से इनको दिया है बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, दीज 3 प्रॉपर्टीज। हमने कहा प्रोटॉन को एक चार्ज दे देते हैं और हमने अपनी मर्जी से इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे दिया नेगेटिव। बस इसको एक नाम रख दिया है। हम इसका उल्टा भी कर सकते थे, हम इसको ए चार्ज और बी चार्ज भी दे सकते थे, ये हमारी मर्जी थी। और फिर हमने ये रूल सेट किया कि जब भी सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल। और हमने ये भी रूल सेट कर दिया कि जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने बहुत ही सिंपल रूल सेट कर दिया। तो इससे हमारे पास एग्जैक्टली यही चीज़ रेप्लिकेट हो जाती है। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से हमने सिर्फ एक मॉडल सेट कर दिया है। तो उसके अंदर जब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास एक -1 का चार्ज है। और जब हम लोग कहते हैं -1, तो हमारा बुनियादी तौर पर मतलब होता है -1 ई जो चार्ज है, ई चार्ज, ये हमने दे दिया है उस चार्ज को जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्टली सेम चार्ज है। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन साथ है उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, जब प्रोटॉन साथ है उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, इन दोनों ने एग्जैक्टली सेम फोर्स या मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को रिपेल किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी उतनी ही ताकत है रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की, और प्रोटॉन के अंदर भी उतनी ही ताकत है रिपेल करने की या अट्रैक्ट करने की। हालांकि हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा है बहुत ज्यादा, लेकिन चार्ज के मामले में, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने के मामले में वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि वो उतनी ही ताकत से रिपेल या अट्रैक्ट करेगा डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर। तो इस वजह से हमने बस ई एलिमेंट्री चार्ज, हम ई कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज को, ई हमने नाम दे दिया है उस चार्ज को जिसको हमने बस मेजर करना था। हमने उस चार्ज को जो कि बस था पहले से, हमने जो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम था उसको हमने नाम दे दिया ई। ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही हमने दे दिया है, प्रोटॉन्स वाले को नेगेटिव ही हमने दे दिया है। तो जब हम कहते हैं -1 हम अलग से कहते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है -1 ई। ओके, तो लेकिन रिलेटिव चार्ज के अंदर हम लोग इसको खाली जो है वो -1 कहते हैं। तो अगेन वी आर मेजरिंग रिलेटिव चार्ज। अगेन हम लोगों ने एक्चुअल चार्ज मेजर करना है, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलॉम्स जो कि चार्ज का यूनिट है उसके अंदर चार्ज मेजर भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि 10th में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम ऑफ चार्ज होता है। और इसी तरीके से प्रोटॉन को हम लोग दे देते हैं +1 का चार्ज। अगेन एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, बस साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है चार्ज का, लेकिन जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली सेम है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज एग्जैक्टली सेम है। और इसीलिए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएंगे तो उन दोनों का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारे पास ओवरऑल चीज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो एटम है उसके अंदर तो डिफरेंट चार्जेस हैं, लेकिन ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि एक नॉर्मल एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक एटम न्यूट्रल है, यानी दो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है। ओके,
दोज आर न्यूट्रल। तो ये है हमारे पास सिंपली एक एटम का कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या एक एटम से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना इजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को चेंज करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, और ये हम बहुत बार करते हैं। तो लैब्स के अंदर बहुत बार ये किया जाता है कि अगर हमारे पास एक एटम है, ये नेचुरली भी होता है, तो इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। अगर इसके अंदर दो थे, एक कर दिया जाए, या दो थे तो तीन कर दिया जाए, चार कर दिया जाए, या आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी इसके अंदर डालना चाहें। तो ये चीज़ की जा सकती है। ऑफ कोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं। तो मगर हमारे पास यहाँ पर एक शेल है, उसके अंदर सिर्फ दो होते हैं, अगली में और होते हैं, उसकी हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो बिल्कुल ये चीज़ मेरे पास बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को भी हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास एक सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस के। ये नंबर एक तो बहुत हैवी है। इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली निकाल सकते थे क्योंकि बहुत लाइट थे, ये बहुत हैवी हैं, हालांकि एटम के लिहाज से बहुत छोटे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी हैं। और दूसरा, ये बहुत टाइटली यहाँ पर पैक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, इनको निकालना इतना ईजी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाई फोर्स के इस्तेमाल से हम इनको निकाल फिर भी सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली मुश्किल है हमारे पास। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि मान लेते हैं मेरे पास इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स थे और मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है। अब क्या ये एटम चेंज हो गया है? यानी मेरे पास पहले एक एटम था, अब क्या ये एक दूसरा एटम बन गया है? तो यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, और वो है कि हम एक एटम को डिफाइन कैसे करते हैं। सो हाउ एन एटम इज डिफाइंड, हाउ एन एटम इज डिफाइंड, यानी हम लोग एक एटम को क्यों कहते हैं कि ये एटम ये है। अब हमें पता है कि हमारे पास एटम्स कितने हैं, हमारे पास 118 एटम्स हैं। हमारे पास एक है कार्बन एटम, दूसरा है हमारे पास एक में भी लिथियम एटम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों हम लोग एक को कार्बन कहते हैं और दूसरे को लिथियम कहते हैं? हालांकि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं। हम एक एटम को डिफाइन कैसे करते हैं कि ये वाला एटम कार्बन है और ये वाला एटम लिथियम है? तो इसका आंसर है यूजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर। हमारे पास हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है अपनी मर्जी से कि हम लोग एटम को डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग उसको, हालांकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नेचुरली सेम है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली हम प्रोटॉन नंबर पे रिलाई करेंगे। नेचुरली वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन नंबर भी बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ऑफिशियली नहीं कहते। तो हम लोग प्रोटॉन नंबर्स पर एक एटम को डिफाइन करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है जिसके अंदर मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, और मान लेते हैं मेरे पास इसके अंदर एक 100 न्यूट्रॉन्स है। ओके, ये हो गया। अब दूसरा मेरे पास एक और आइटम है, और मैं आपको बता देता हूँ ये वाला जो मेरे पास आइटम है ये मैंने खुद से बनाया है, यानी मैंने मान लेते हैं लैब के अंदर इसको खुद से बनाया, जो कि बहुत मुश्किल है, ऐसे कभी भी इतना इम्बैलेंस नहीं होता, लेकिन मैंने बना लिया है किसी तरीके से। ओके, और हम पिछले 10th फिजिक्स से जानते हैं, उसकी भी हमने सीरीज की थी कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ये डिके करेगा, बेटा डिके करेगा, लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम मौजूद है, और मान लेते हैं इसके इर्द गिर्द मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगेन ये मेरे पास रॉन्ग है क्योंकि एक नेचुरल एटम के अंदर मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इसको डिलिबरेटली एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और इधर मान लेते हैं मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं। ओके, मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, और मेरे पास मे बी 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक्चुअली में ये वाला जो मेरे पास आइटम है दिस इज कार्बन। हमारे पास जो नेचुरल कार्बन होता है जिसको हम कार्बन कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास नॉर्मली 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चेंज भी हो सकता है, हमारे पास कभी कभी कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स के साथ साथ 7 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। सबसे नेचुरल ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन ये नंबर हमारे पास चेंज हो सकता है, और यही हम कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। ये दोनों जो एटम्स हैं ये एग्जैक्टली सेम एटम्स हैं, दीज आर सेम एटम्स, और ये दोनों के दोनों कार्बन हैं। क्यों कार्बन है? हम देख रहे हैं इनमें इतना डिफरेंस है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। सिंस प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, दीज बोथ आर कार्बन, क्योंकि हमें पता है हम एटम को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोटॉन नंबर। हम ये नहीं देखते कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और हमारे पास एक्चुअली में अगर हम लोग देखें, ये तो हमने बनाया था खुद से, नेचुरली हमारे पास कार्बन जो है वो कार्बन की कितनी अकसाम मौजूद होती है? हमारे पास एक्चुअली में 3 कार्बन होते हैं। खुद से ज़मीन के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप ऑफ कार्बन है। एक कार्बन होता है जिसको हम लोग कहते हैं C12, जिसके अंदर हमारे पास
6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जो हमने आपको भी दिखाया। ये तकरीबन 99.9% पाया जाता है ज़मीन में, सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद हमारे पास है C13 और C14, जिसके अंदर इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन याद रखिए दोनों के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, तभी हम इसको कार्बन कह रहे हैं। और ये हमारे पास मतलब बहुत कम है, दिस इज लेस देन 0.1%, लेकिन ये भी पाया जाता है और हम इन तीनों को कार्बन कहते हैं। हालांकि इनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में नेचुरली सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, लेकिन उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम है। चूंकि प्रोटॉन सेम है, इसलिए तीनों के तीनों सेम एटम है। और इस यहीं पर आपने सुना होगा आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो ये तीनों के तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। हम अगर कहें कि भाई कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है उस बंदे को यही नहीं पता कि कार्बन है क्या। आप उसको कहेंगे कि मैं ये नहीं बता सकता कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर जितने मर्जी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। पूछने वाली बात यह है कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन है ही कार्बन तब जब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। ये हमने सेट किया हुआ है कि 6 वाले को हम कार्बन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने। इसीलिए अगर आपसे पेपर के अंदर ये सवाल है कि कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका आप आंसर यही लिखेंगे कि उसके अंदर कितने भी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। हम हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी न्यूट्रॉन ऐड करें वो फिर भी कार्बन ही रहता है। तो कार्बन के अंदर हम ये नहीं बता सकते कितने न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि जितने मर्जी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। हाँ, कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो हमेशा 6 होंगे। अगर आपने प्रोटॉन्स को चेंज कर दिया, वो कार्बन नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो हमारे पास ये है कार्बन। ऑफ कोर्स नेचुरली हमारे पास सिर्फ 6 न्यूट्रॉन है, 7 है या 8 है, लेकिन हम खुद से लैब के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल उठेगा कि ये कौन डिसाइड करता है कि 6 प्रोटॉन्स वाले को हम कार्बन कहते हैं। हमने ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने प्रोटॉन्स वाला कौन सा एटम है। तो ऑफ कोर्स ये हमने खुद से बनाया है। इंटरनेशनली हमने एक खास नंबर ऑफ एटम्स को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास पाए जाते हैं इन दी पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर में मजीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन इसके अंदर इस पीरियोडिक टेबल में, जो कि एक टेबल है जिसके अंदर हमने तमाम एटम्स और उनके प्रोटॉन नंबर लिखे हुए हैं। ओके, उनके हमने न्यूट्रॉन नंबर नहीं लिखे हुए, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रोटॉन नंबर लिखे हुए हैं हर एटम के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का 6 ही हमेशा 6 ही होगा। कार्बन का प्रोटॉन नंबर हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि यही कार्बन को डिफाइन करता है। अगर ये 7 हो गया तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, अगर 8 हो गया तो ऑक्सीजन बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास हर प्रोटॉन नंबर के लिए उसका जो है हमारे पास 118 पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमारे पास बताया हुआ है कि इसको हमने नाम दिया हुआ है ये एटम। ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। 118 एटम्स हैं एट दिस टाइम, जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ हमने खुद बनाए हैं। अब तक हम लोग 118 प्रोटॉन्स तक ही जा सकते हैं, 119 प्रोटॉन्स तक हम नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? हम लोग फिजिक्स के अंदर रीजन पढ़ चुके हैं। उसके लास्ट चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में जो 10th का था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर डिके से ऑटोमेटिकली उसको बनाना बहुत मुश्किल है। अभी भी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 119 तक भी चले जाएं, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जा सके हैं। और ऑफ कोर्स ये यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वाले जो है इनको नीचे लिखा जाता है बस इनको अरेंज करने के लिए। और इसको हम लोग आने वाले ये एफ ब्लॉक का क्या मतलब है, एस ब्लॉक का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ रही है एक एटम क्या है बड़े अच्छे से, और ये भी समझ आ रही है हम एटम को डिफाइन किस तरह से करते हैं, कि क्यों इलेक्ट्रॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द प्रोटॉन नंबर। उससे हम बताते हैं कि ये कार्बन है या नाइट्रोजन है। बस ये हमारा तरीका है। कोई और साइंसदान होता वो इसको न्यूट्रॉन नंबर भी कह सकता था। प्रोटॉन्स के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन बस हमें एक को सेट करना था, हमने प्रोटॉन को सेट कर दिया है। तो अब हमारे पास फाइनल कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये हमें से 4th क्लास से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। एटॉमिक नंबर जिसका हमारे पास सिंबल होता है जी, और मास नंबर जिसका हमारे पास सिंबल होता है ए। ये बहुत ही सिंपल है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये इसका मास नहीं है, बस इसको मास नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इट। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर को एक्चुअली में प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, और ये वही नंबर तो है जो कि हमारे पास डिफाइन करता है एक एटम को। जो कि मास नंबर एटम को डिफाइन नहीं करता है, वैसे हमने नंबर दिया हुआ है। और इसको हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर, एक न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन हमारे पास सिंपली हम लोग कहते हैं ऐसी चीज को जो न्यूक्लियस में पाई जाती है एटम के। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियॉन का नंबर है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलाकर है, उसको हम लोग कहते हैं द न्यूक्लियॉन नंबर। और याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है।
बट डजंट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो चेंज होगा तो एटम ही चेंज हो जाएगा। हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अक्सर औकात हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उतना ही हमारे पास प्रोटॉन्स है एक नेचुरल एटम में। लेकिन चूंकि वो चेंज हो सकता है इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही डिफाइन करता है एक एटम को। तो बहुत सिंपली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर ही है, यानी प्रोटॉन्स नंबर है। और यहाँ पर आपको मास नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में मास नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मास नंबर तो चेंज कर सकते हैं। मास नंबर तो चेंज होते हैं। हमारे पास कार्बन का कोई एक मास नंबर नहीं है। न्यूट्रॉन्स आप चेंज करेंगे तो मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में मास नंबर को नहीं लिखा जाता। कभी कभी पीरियोडिक टेबल पे एक और चीज लिखी जाती है, दैट इज द एटॉमिक मास, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो इसका मास होता है जिसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे। वैसे ऑलरेडी आप इसके बारे में पिछली क्लासेज में पढ़ चुके होंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा एटम के बारे में, और हमने इन तीनों ऐसे लॉज को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये तीनों ऐसे लॉज समझ आए होंगे कि हमारे पास हम लोग डिस्क्राइब कर सकें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। हम लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को उनके रिलेटिव चार्जेस और मासेस में। हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकेंगे इनका क्या मतलब है, एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर का क्या मतलब है। और हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर सकेंगे इन दोनों का मतलब सेम ही है, दे रिप्रेजेंट द सेम कॉन्सेप्ट। एटॉमिक और प्रोटॉन नंबर सेम चीजें हैं। और हम लोग ये भी रिकॉग्नाइज कर सकेंगे मास और न्यूक्लियन नंबर ये भी सेम चीजें हैं या सेम कॉन्सेप्ट है। और साथ में ऑफकोर्स आपको ये भी पता होना लाजमी था कि डिफाइन इसको किस तरह से किया जाता है। वरना आप सारी जिंदगी सोचते रहते हैं कि एटॉमिक को हम इलेक्ट्रॉन नंबर क्यों नहीं कहते हैं, हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है।